दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर सिर्फ दीवारों का नहीं होता, बल्कि उसमें बसती हैं यादें, रिश्ते और वो मुस्कानें जो पीढ़ियों से जुड़ी होती हैं। जी हाँ दर्शकों, लेकिन जब बात आती है हिस्सेदारी की, तब यही घर विवाद की वजह बन जाता है। और उस वक्त जरूरत होती है सही कानून के समझ की, जिससे हमें न्याय तो मिले मिले, साथ ही रिश्ते ना टूटें। बिल्कुल। और आज हमारे लीगल सेगमेंट में हम बात करेंगे चल और अचल संपत्ति के कानूनी बंटवारे के बारे में, ताकि हर हकदार को उसका हक मिल सके। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आशुतोष लोहिया जी, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में सर। धन्यवाद, नमस्कार। स्वागत है सर। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि संपत्ति की बात हो रही है, हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो कानूनी दृष्टि से चल संपत्ति की परिभाषा आखिर क्या है? जी, संपत्ति अगर देखी जाए तो दो प्रकार की होती हैं, पर उससे पहले भी मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर एक दार्शनिक स्टैंड पॉइंट से, नज़रिए से देखा जाए जी। तो एक इंसान अपने जीवन में केवल दो ही चीज़ें जुटाता है, बाकी सब तो उसे धरोहर के रूप में मिलती हैं, एज एन इनहेरिटेंस होती हैं। चाहे वो समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, ये सब चीज़ें उसके हाथ में नहीं होती। वो सिर्फ दो चीज़ों को जोड़ सकता है अपने जीवन में, जो चुनाव करता है जिनका। वो दो चीज़ें हैं, एक परिवार जिसका चुनाव करता है वो, और दूसरा संपत्ति। अब संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल, यानी कि मूवेबल और इमूवेबल। तो अगर हम इनकी परिभाषा में जाएं तो आमतौर पर चार मुख्य कानून माने जाते हैं हमारे यहाँ पर। उन चार कानूनों की परिभाषा ये है कि जो भी अचल नहीं है वो चल है, यानी कि जो भी इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। तो मूवेबल को उन्होंने बड़ी एक वाइड डेफिनेशन दी है कानून ने, कि मतलब बहुत वास्ट डेफिनेशन है, जिस चीज का कोई व्याख्यान भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अचल क्या है, इमूवेबल? तो जो चीज भूमि है या भूमि से जुड़ी हुई है वो अचल है, और भूमि से भी इस प्रकार में जुड़ी हुई है कि उसको हिलाया नहीं जा सकता, या भूमि का एक अभिन्न अंग हो गया। तो जैसे भूमि, लैंड, या उस पर बनी हुई बिल्डिंग। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात यह आती है कि पेड़ों को अचल संपत्ति माना नहीं गया है। पेड़ जो हैं वो मूवेबल हैं, चल संपत्ति हैं। अच्छा। पेड़ से जुड़ी कोई भी चीज, फल इत्यादि, जूस, ये सब चीजें जो है मूवेबल मानी गई हैं। ओके। इमूवेबल जो है केवल भूमि और भूमि से जुड़ी हुई, स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें, वही है इमूवेबल, यानी कि अचल संपत्ति। तो आपने सर चल अचल दोनों बताया संपत्ति के बारे में कि कैसे इसका हम कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कानूनी बंटवारा का जो अर्थ क्या होता है और इसे कब आवश्यक माना जाता है? बंटवारे के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि भूमि या जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चल अचल संपत्ति जो है वो दो प्रकार की होती हैं। इनमें एक तो होती है सेल्फ एक्वायर्ड, यानी कि खुद स्वयं अर्जित की गई जायदाद या संपत्ति। जो दूसरी होती है वो होती है पैतृक या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें स्वयं अर्जित की हुई प्रॉपर्टी की, सेल्फ एक्वायर्ड की, तो अगर उस प्रॉपर्टी को मैंने किसी और हिस्सेदार के साथ, किसी और निवेशक के साथ मिल करके खरीदा है, और उसमें अनडिफाइंड शेयर्स हैं, यानी कि अनपार्टीशन्ड, अनडिवाइडेड, हमने दो जनों ने या तीन जनों ने या छह जनों ने मिल करके कोई प्रॉपर्टी खरीदी, इमूवेबल की बात कर रहा हूं फिलहाल, या हमने कोई फिल्म बनाई जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, या इसी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु हुई चल अचल संपत्ति में, और उसमें हमारे हिस्से हैं तो सही, और शायद डिफाइंड भी हैं कि अगर छह जनों ने मिलकर खरीदी तो 1/6 हो गई, या दो जनों की है तो 1/2 ईच हो गई। लेकिन वो कौन सा हिस्सा किसके पास जाएगा ये अभी तय नहीं है। अगर लैंड है, सपोजिंग एक पीस ऑफ पार्सल ऑफ लैंड है, तो उसमें हम दोनों का बराबर का अधिकार है। हम दोनों के दोनों, अगर दो व्यक्तियों ने खरीदी है तो हम दोनों के दोनों हर इंच के बराबर के अधिकार रखते हैं। तो जब तक उनका बंटवारा नहीं किया जाएगा हम को ओनर्स कहलाएंगे, जॉइंट ओनर्स कहलाएंगे, और बराबर का अधिकार रखते हुए कहलाएंगे। इसी तरह से ये हो गई हमारी स्वयं अर्जित की हुई प्रॉपर्टी। लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में थोड़े आयाम बदल जाते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं,
इसमें अब इशू ये भी आता है कि हमारा जो दो पर्सनल लॉज होते हैं हमारे, तो वो हिंदूज के पर्सनल लॉज अलग हैं और मुस्लिम्स के अलग हैं। हिंदूज के जो पर्सनल लॉज हैं वो भी फिर दो स्कूल ऑफ थॉट्स में बटे हुए हैं, मिताक्षरा और दया भागा। दया भागा आमतौर पर आसाम और बंगाल की ओर ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जो नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है, इसमें ज़्यादातर मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जाता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भी अलग अलग हिस्से आयाम हो जाते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति में अधिकार रखता है। ये मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में होता है। अब सवाल आ जाता है आपके जो मूल आपका प्रश्न था कि लीगल पार्टीशन, जी, लीगल पार्टीशन किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कहता है कि इस संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए, चाहे वो उसकी स्वयं अर्जित की हुई हो या वो पैतृक संपत्ति हो, तो उसके अंदर पार्टीशन मांगा जाता है। कई बार पार्टीशन जो है केवल मांगने पे कर दिया जाता है, और कई बार जब उसका विरोध किया जाता है तो व्यक्ति विशेष को फिर कोर्ट जाना पड़ जाता है, अदालत का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सवाल ये बनता है कि अगर फैमिली में किसी की प्रॉपर्टी पर सभी सदस्यों का नाम नहीं है या किसी का नाम उसमें नहीं है, तो क्या सभी सदस्यों का उस पर राइट रहता है? क्या उनको आपस में बंटवारा मिलेगा? हाँ, अगर स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है तो उसमें तो किसी के हिस्से का मतलब ही नहीं। जिसके नाम पर वो दर्ज है जी, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है यानी कि पैतृक संपत्ति है, तो उसके अंदर अगर आपका नाम नहीं भी है तो भी उस व्यक्ति का उसमें अधिकार होगा। वो उसमें कानून के कुछ प्रावधान हैं, उसमें कुछ नियम हैं। अगर वो उन नियमों के चार दीवारी में आते हैं तो उनका अधिकार होगा, बेशक उनका नाम उसमें दर्ज ना हो उस प्रॉपर्टी में। और विशेष तौर पर इसमें महिलाओं का अधिकार आ जाता है। क्योंकि 2005 के संशोधन के बाद जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था। उससे पहले पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार नहीं होता था। तो आज भी बहुत जगहों पर महिलाओं का नाम दर्ज नहीं किया जाता। उनके जो पूर्वज रहते हैं उनके गुजरने पर केवल लड़कों का नाम दर्ज किया जाता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। 2005 के कानून के संशोधन के बाद महिलाओं का बराबर का अधिकार है और उनका भी अधिकार है पैतृक संपत्ति में। तो अगर उनका नाम नहीं है किसी प्रॉपर्टी में तो भी उनका अधिकार है और वो मांग सकती हैं अपना अधिकार। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो नए कानून के अनुसार उस व्यक्ति का हिस्सा कैसे तय किया जाएगा? अगर किसी व्यक्ति की डेथ हुई जी, तो वहां पर पर्सनल लॉज आ जाते हैं। तो जैसे मोहम्मडन्स मुस्लिम्स जो होते हैं उनका मोहम्मडन लॉ होता है जी। उसमें मोहम्मडन लॉ में भी शिया सुन्नी होते हैं। फिर उसके बाद उनके भी अलग अलग स्कूल्स होते हैं कि वो कौन से स्कूल को फॉलो करते हैं, तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा ये पर्सनल लॉज के हिसाब से तय किया जाता है जी। अगर हम वैसे बात करें तो फिर हिंदुओं में हिंदू पर्सनल लॉज होते हैं हमारे, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट आ जाता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी अलग अलग प्रावधान हैं जिनके जरिए ये देखा जाता है कि क्लास 1 heirs कौन है। और ये हम बात कर रहे हैं स्वयं अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में फिर उस वक्त उनके जो पर्सनल लॉज होते हैं, जो व्यक्तिगत कानून होते हैं, फिर उनको देख करके उसके हिसाब से उनका बंटवारा किया जाएगा। तो सर अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 की और न्यू लॉज की, अगर हम इसके साथ बात करें, तो क्या जो लड़कियां हैं उनको मायके की इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका हक रहता है? जी बिल्कुल। 2005 के संशोधन के बाद महिलाओं को पूर्ण अधिकार है कि उनके मायके की जो भी जायदाद थी उसमें उनका अधिकार रहे। वो मांगे तो। अगर अब इसमें कई बार ये भी होता है कि केवल मायके की प्रॉपर्टी की बात नहीं होती है। अगर कोई पुरुष भी चाहे वो अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार छोड़ देते हैं, जिसको रेलिंक्विश करना बोला जाता है या रिलीज करना बोला जाता है, तो वो अपना राइट छोड़ देते हैं, कई बार अधिकार छोड़ भी देते हैं। बट वैसे महिलाओं का पूर्ण अधिकार है। और अब समाज में हम जो समय के साथ बदलाव देख रहे हैं तो महिलाएं अपने अधिकार के लिए जागृत भी हैं, सक्षम भी हैं और वो अपना अधिकार ले भी रही हैं। तो एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी विल बना देता है तो क्या कानूनी बंटवारे के नियम उस पर भी लागू होंगे? जी, अब विल में दो चीजें होती हैं। जब कोई व्यक्ति विल या वसीयत जिसको हम कहते हैं, अगर वो अपनी वसीयत बनाते हैं तो वसीयत में भी
फिर अलग अलग हिस्से हो जाते हैं आपकी जायदाद जी। के। आपकी जायदाद मुख्य रूप पर दो हुई कि आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। उसमें भी आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दो हिस्से और हो गए। तो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें तो आप किसी और का कोई हिस्सा वैसे अधिकतर होता ही नहीं है। अगर है भी, अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है या किसी के साथ मिल करके खरीदी गई है तो उसमें डिफाइंड शेयर्स होते हैं ऑलरेडी। उनके जो हिस्से हैं उनकी पहले से ही परिभाषा क्लियर है कि उनका शेयर डिसाइडेड है, उनका क्लियर है शेयर। और उस हिसाब से अगर मैं सपोजिंग मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने वसीयत करी तो मैंने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के मुतालिक उसके बारे में, उसकी बाबत मैंने लिख दिया कि मेरी ये जायदाद है, इसमें मेरा इतना अधिकार है, इतना हिस्सा है, ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड है और मेरे बाद ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे इस तरह से बांटी जाएगी, इन लोगों को दी जाएगी। लेकिन जहाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जी, पैतृक संपत्ति, वहां पे कई बार वेल डिफाइंड शेयर्स नहीं होते हैं। लिखा तो होता है कि 1/3 भाग या 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, और अगर नहीं भी लिखा हुआ है, कहीं पर दर्ज नहीं है, तो भी एक अंदाजा होता है कि एक व्यक्ति की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चली आ रही है उसमें इनके इतने बच्चे हैं, उन बच्चों के इतने बच्चे हैं, तो उनके वो शेयर्स कहीं ना कहीं एक तरह से एक मौलिक रूप से हम लोगों को पता होता है कि प्रिंसिपली इतने शेयर्स होंगे, पर वो शेयर्स डिफाइंड नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, वो शेयर्स चेंज होते रहते हैं। किसी के पैदा होने पर उनका शेयर जो है एक और नया शेयर आ जाता है और किसी की डेथ पर वो शेयर एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो इसीलिए वो वेल डिफाइंड शेयर्स नहीं होते। लेकिन जब व्यक्ति वसीयत बनाता है तो वो कह सकता है कि मेरी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें ये हिस्से इस तरह बटेंगे और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें जो भी मेरा शेयर है वो मेरे हिस्से अनडिफाइंड, अनपार्टीशनड, अनडिवाइडेड शेयर्स वो इस प्रकार से बांटे जाएंगे। तो आप वसीयत में जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, शेयर्स आपके जो होंगे। बट इसमें यही एक प्रिंसिपल, मूलभूत एक सिद्धांत होता है कानून का, अ मैन कैन नेवर गिव मोर देन ही ओन्स। तो आप उतना ही दे सकते हैं जो आपके हक में है या आपके पास है या आपका हिस्सा बनता है। तो आप अपना हिस्सा दे सकते हैं, बेशक आप लिख दें कि मैंने ये भी दिया वो भी दिया, लेकिन जो आपका हिस्सा बनेगा उस हिस्से के अनुसार ही अदालत आपको देगी आगे। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया। इसमें हम आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये जो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती है, इसके बीच बंटवारे में किस तरह का हम अंतर देखते हैं? अगर हम बंटवारे में अंतर देखेंगे तो मैं जैसे अभी समझा भी रहा था कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किसी का ज्यादातर अधिकार नहीं होता है। सेल्फ एक्वायर्ड में मैंने अर्जित करी अपने पैसों से, अपने धन से, और इसमें यही देखा भी जाता है कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। कई बार लोग जो हैं वो पैतृक संपत्ति को भी सेल्फ एक्वायर्ड में दिखा देते हैं, तो वो ऐसा करने पर उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। आप बेशक उसको सेल्फ एक्वायर्ड दिखा दें, लेकिन अगर वो पैतृक है तो वो पैतृक है। और पैतृक संपत्ति का एक जो सिद्धांत होता है वो ये होता है, पहले जिसको कहा करते थे दादा इलाही प्रॉपर्टी, तो वो 4th जनरेशन तक देखी जाती है। वंस अ 4th जनरेशन स्टेप्स इनटू अ प्रॉपर्टी, तो वो उनका एक अधिकार बन जाता है उस प्रॉपर्टी के लेकर के। और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, कई बार उनको लोग जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हॉटस्पॉट बोलते हैं उसको, उसमें डाल देते हैं। तो अगर जैसे मेरी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और मैं उसको एंसेस्ट्रल कैरेक्टर देना चाहता हूं, एक HUF अनडिवाइडेड फैमिली के हॉटस्पॉट में डालना चाहता हूं, तो मैं डाल सकता हूं। हाँ, तो उसके लिए फिर हमें अगेन उसके कुछ कानून के सिद्धांत और नियम होते हैं, उनको अगर हम फॉलो करें तो उन प्रॉपर्टीज को, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज को हम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर दे सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कि बैंक अकाउंट्स हो गए मूवेबल प्रॉपर्टीज में, और शेयर्स हो गए, उनकी हिस्सेदारी का बंटवारा किस तरह से किया जाता है? बड़ा सिंपल सा है। अधिकतर तो आमतौर पर जब हम कोई बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आजकल फॉर्म भरा जाता है, उसमें नॉमिनी का नाम लिख दिया जाता है। इसी तरह से शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स में भी पहले फिजिकल शेयर्स होते थे, पेपर शेयर्स होते थे। आजकल जो है शेयर्स डीमैट हो चुके हैं, तो वो शेयर्स की एक रजिस्ट्री होती है और आपके शेयर्स के भी, जैसे बैंक का खाता होता है वैसे ही शेयर्स का भी एक खाता होता है। उसी में डीमैट में हम शेयर्स को रखते हैं, डीमैटेरियलाइज करके।
तो जैसे बैंक्स के अकाउंट्स को एक नॉमिनी होता है, वैसे डीमैट में भी एक नॉमिनी होता है, वैसे उनको आमतौर पर नॉमिनी के पास जाएगा अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए इस दुनिया से चला जाता है तो। अच्छा। लेकिन अगर आपने वसीयत में आप अगर नॉमिनी का नाम बदल देना चाहें या आप चाहें कि आपकी चल अचल संपत्ति जो भी है उसमें आप चाहते हैं कि किसी और का नाम आ जाए अपनी वसीयत के हिसाब से, तो आप बदल सकते हैं। और वसीयत भी जो है उसमें भी संशोधन किया जाता है। तो एक विल होती है, एक कोडिसिल होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी विल बनाता है, वसीयत बनाता है और बाद में उसके मन में कुछ चेंज आता है अपनी वसीयत को लेकर के, तो वो वसीयत बदल सकते हैं। तो उसमें वो पूरी वसीयत भी बदल सकते हैं और अगर वो चाहें तो केवल वसीयत में एक छोटा सा सीमित रूप से कोई संशोधन करना चाहें, बिल्कुल अमेंडमेंट करना चाहें, तो वो कोडिसिल लेकर के आ सकते हैं कि पुरानी वसीयत पूरी एज इट इज रहेगी, वसीयत के अंदर केवल एक छोटा सा हिस्सा जो बदलना है उसको कोडिसिल से बदल सकते हैं। तो सर यहाँ एक सवाल और ये बनता है कि नए कानूनों में चल अचल संपत्ति विवादों में जो मध्यस्थता को प्राथमिकता दी गई है और ये अदालत के बाहर कैसे संपन्न की जाती है? देखिए, मध्यस्थता जो है, मीडिएशन जिसको हम कहते हैं जी, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ हो गया है। इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है आजकल जी। और ये अच्छा भी है क्योंकि अदालतों में जो मुकदमे वाद चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं अदालतों का, और हम देख भी रहे हैं कि अदालत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है समय के साथ। और बहुत से झगड़े ऐसे होते हैं जिनमें अगर कोई समझदार या सुलझा हुआ व्यक्ति बैठ जाए और बैठ करके समझाए दोनों पक्षों को, तो कई बार उनका फैसला निपटारा हो जाता है। और अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो ये हमारा एक बहुत पुराना सिद्धांत चला भी आ रहा है। पहले भी पंच और पंचायत का हमारे यहाँ बड़ा मतलब सदियों से चला आ रहा है ये सिस्टम। तो इसमें मीडिएशन कोई नई चीज नहीं है, बस इसको एक कानूनी प्रारूप दे दिया गया है, एक मीडिएशन एक्ट बना दिया गया है और जगह जगह पर हमारे पास मीडिएशन सेंटर्स हैं, मध्यस्थता केंद्र जिनको बोलते हैं, जिनमें ट्रेन्ड मीडिएटर्स होते हैं। तो वो ट्रेन्ड मीडिएटर्स जो है लोगों के साथ बैठ करके और अधिकतर फैसलों को कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे वहां पे गवाहियां होंगी, लिखत पढ़त होगी, बहुत सारी लंबी चीजें होंगी, आक्षेप लगेंगे, प्रत्याक्षेप लगेंगे, उसमें झगड़े होंगे, वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। इसी में अगर कोई समझदार आदमी बैठे उनके अधिकारों के बारे में, क्योंकि अब लॉ तो बड़ा क्लियर है इन चीजों को लेकर के, तो अगर कोई बताए, उनको समझा दे कि देखिए साहब ये आपका कानून है, ये ऐसे ऐसे आपके अधिकार बनते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके आपस में बैठ करके फैसला कर दीजिए, निपटारा कर दीजिए, तो सारे मामलों को जो है निपटाया जा सकता है बड़े अच्छे से। तो मीडिएशन अदरवाइज ऑल्सो इज अ मैंडेटरी प्रोविजन इन द सीपीसी, तो ये बहुत अच्छी चीज है ये तो दर्शकों, आज चल अचल संपत्ति के बंटवारे के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे एडवोकेट आशुतोष लोहिया जी, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।